एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीट कर एक व्यक्ति की ले ली गई जान, सरपंच के बेटे पर लगा हत्या का आरोप। रुपए डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाला चढ़ गया पब्लिक के हत्थे। काफी दिनों से पुलिस भी कर रही थी तलाश। और बारातियों की खातिरदारी के लिए दिल्ली से शराब लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे युवक को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सरपंच के बेटे ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। घटना साहिबगंज थाना इलाके के पिपारा असली गांव की है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय संजीव कुमार सुमन के रूप में हुई। मृतक मूल रूप से बिरहिमा मनपुर के रहने वाले थे, लेकिन करीब 20 वर्षों से साहिबगंज के पिपारा असली गांव स्थित अपने ससुराल में रह रहे थे। वे किसानी के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा कार्य भी करते थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। हत्या का आरोप पंचायत के सरपंच जलेश्वर पासवान के पुत्र अमित कुमार पासवान पर लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया कि मंगलवार की दोपहर संजीव कुमार सुमन खेत में फसल देखने जा रहे थे। वे हमेशा लाठी लेकर चलते थे। उस समय भी उनके हाथ में लाठी थी। सरपंच जलेश्वर पासवान के पुत्र अमित कुमार पासवान अपने दरवाजे के पास किसी से मारपीट कर रहा था। संजीव कुमार सुमन ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने उनके हाथ से लाठी छीनकर उन्हें ही पीटने लगा। इससे संजीव कुमार सुमन बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। घर में पत्नी और बूढ़ी सास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। घटना में सरपंच पुत्र के आरोपित होने से इलाके में तरह तरह की चर्चा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मार के गर्दन पर, पीठी पर, माथा में डंडा से मार के मुआ दिया है। वो मुखिया के चुनाव के समय में पार्टी पॉलिसी के लेकर के आपस में झंझट हुआ था, उसी का बदला में मार दिया है। कब झगड़ा झंझट हुआ? ये लगभग नवंबर की बात है। नवंबर में? हाँ, कल जो है तो पकड़ा गया ये उसके दरवाजे पर, तो मार दिया। कितने आदमी से मारा? क्या चीज़ से मारा? एक आदमी मारा। क्या चीज़ से मारा? डंडा से। इसके पास कुत्ता को डर से डंडा लेकर चलता था ये। इसी के पास लाठी था, उसी लाठी से लेकर के इसको मार दिया। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम संजीव कुमार सुमन उर्फ संजीव। पिताजी का नाम? रामा प्रसाद। घर ये तो ससुराल में रहता था पिपरा असली में। ऐसे घर मानपुरा हुआ बलराज थाना में। बलराज थाना में। ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 1 बजे दोपहर की घटना।
दोपहर की घटना है। तो कहीं लाए कि यहीं SKMCH नहीं में? नहीं, पहले तो साहेबगंज जो सरकारी अस्पताल है उसमें ले गया गया, वहाँ से रेफ़र कर दिया, तो ये रास्ते में डेथ हो गया, यहाँ आके डेथ डिक्लेयर कर दिया। यहाँ डेथ क्लियर हो गया। डेथ क्लियर कर दिया। तो इसकी सूचना पुलिस को दी है आप लोग? अब पुलिस में FIR हो गया है, एक पकड़ा भी गया है। जैतपुर ओपी के शेख गोपी धनवंत गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी से मिलकर पिछले दिनों इलाके की एक लड़की को अगवा कर हत्या कर दिए जाने के मामले को उठाया। ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी खुलेआम घूम घूम कर धमकी दे रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार में दहशत बना हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने दुराचार कर हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्रामीणों ने एलिस कॉलेज परिसर से कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की। इस दौरान कॉलेज के शिक्षक एवं छात्र भी मार्च में शामिल थे। आज हम सभी को मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले सरैया प्रखंड के जैतपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक मासूम लड़की का कुछ विशेष धर्म के लोगों द्वारा उनका निर्मम हत्या कर दिया गया, रेप करके। और आज तक मुजफ्फरपुर की निकम्मी प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। ये कहां तक न्याय है? हम जब आज सुने कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और आपको जानकर और हैरानी होगी कि उस अपराधी के संरक्षण में पुलिस प्रशासन लगी हुई है, और जो व्यक्ति उस परिवार का, उस लड़की के मामा, जो कि हमारे सामने अभी मौजूद है, यही है वो शख्स, इनको SSP श्री जयकांत प्रसाद जी ने धमकी दिया है कि आप दंगा भड़काना बंद करें। क्या अपना अधिकार मांगना दंगा भड़काना है? क्या कोई व्यक्ति को इस देश में ये अधिकार नहीं है कि SSP से फोन करके पूछे कि उसकी बहन के साथ जो अपराध हुआ उसका निदान कौन करेगा? कैसे मिलेगा न्याय? उसी अबला दुबला नारी के सम्मान में आज हम सभी छात्रगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज दिन में अपने समाहरणालय में जाकर DM साहब को एक पत्र भी दिया है हमने कि इस पर कार्रवाई की जाए, और हम आप सभी मीडिया बंधु से आग्रह करते हैं कि कृपया इस जो है इतना बड़ा निर्मम हत्या को, इतना बड़ा मतलब एक तरह से जघन्य अपराध को अपने प्लेटफॉर्म पर सही से दिखाइए, ताकि इस छोटी सी, इस नई निर्भया को एक अपने आपके माध्यम से न्याय मिल सके। कब तक हम चुप रहेंगे? मुजफ्फरपुर में पिछले कुछ समय से फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ताज़ा मामला अहियापुर का है, जहां एक स्टॉक कमेटी के नाम पर पैसा डबल करने का लालच देकर दर्जनों लोगों से करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए ठगी करने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में अहियापुर के बेला पचगछिया निवासी नजमुल होदा को आरोपी बनाते हुए लगभग 45 लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। इतना ही नहीं, सालों से फरार चल रहे नजमुल होदा को लोगों ने पकड़कर अहियापुर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नजमुल ने किसी से 10 लाख, तो किसी से 20 लाख, तो किसी से 2 लाख रुपए लेकर पैसा डबल करने की बात कहकर रकम ले ली और यहां से रफ्फू चक्कर हो गया। कई शिकायतकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर नजमुल हुदा को पैसा डबल करने को दी थी। अब वे लोग भी थाने का चक्कर लगा रहे हैं। अहियापुर थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वरीय अधिकारी के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये है ना, हम लोगों से नजमुल हुदा नाम का शख्स जो है वो कमेटी के नाम पर हम लोगों से पैसा लिया, और वो प्रॉफिट का एक वादा करके कि हाँ हम प्रॉफिट करके मतलब सभी लोगों को देंगे हम पैसा, और वो पैसा लेकर है कि भाग गया हुआ था। तो क्या कैसे बोलता था प्रॉफिट किस लिए, कितना से कितना पैसा? देखिए, वो 20 महीने में है ना 2 गुना का वादा करता था कि हाँ 2 गुना हर महीने करके है ना हम आपको मतलब कि प्रॉफिट 10% देते हुए मैं 20 महीने में 200% हम आपको मुनाफा देंगे, और उस एवज में वो पैसा लेता था। और वो 1-2 महीने समझिए कि वो पैसा रिटर्न दिया, और उसके बाद टोटल पैसा लेके वो भाग गया।
लगभग कितने लोगों से लिया पैसा? देखिए अब इसमें 100 से ऊपर लोग शामिल हैं, 100 से ऊपर लोगों से पैसा लिया हुआ। 40 आदमी यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, 100 से ऊपर। कितना रकम होगा टोटल? टोटल रकम लगभग मानिए कि 2 करोड़ के आसपास या थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। क्या पकड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, ये समझिए कि हम लोग पकड़ के प्रशासन के हवाले किए हैं। क्या चाह रहे हैं? हम लोगों को इंसाफ मिले और हम लोगों का पैसा रिकवर हो। जी। ये जो आरोपी है वो कहाँ का रहने वाला था? ये प्रॉपर बेला पचकसिया का रहने वाला है। हमको बोले हुए थे कि बोले हम डबल करके 20 महीने में देंगे। बोले स्टॉक मार्केट के कारोबार हम लोग करते हैं, उसमें पैसा जो लगाओगे उसमें डबल पाओगे। कितना पैसा दिए हैं? हम 2.5 लाख रुपया दिए थे। कितना बोला था देने? 5 लाख। 2.5 का 5? जी। मिला नहीं। क्या बोला? बोले कि 20 महीने के बाद दे देंगे, लेकिन भाग गए और 1.5 साल पे कल वो मिले हैं समस्तीपुर में। पकड़ा गया? जी। आप लोग पैसा चाह रहे हैं? जी, हम लोग पैसा चाह रहे हैं। हम लेबर मजदूर का काम करते हैं। 2.5 लाख का बहुत महत्व रखता होगा आपके लिए। लेकिन फिर भी कमा कुछ रखे थे, कुछ कर्ज उर्ज भी लेके। जमीन भी बेच के दे दी? जी। बताइए। जमीन बेच के दिए थे। जमीन बेच? जी। हमने उनको 10 लाख रुपए दिए हैं टोटल। बदले में कितना बोला था? हम बोला था कि 10 लाख का 20 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज तक कोई पैसा हमको नहीं मिला है। भाग गया है। 1.5 साल से रवाना था और उसको बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे खोजने का, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फ़ोन से भी बातचीत हमारी नहीं हो पा रही थी। फ़ोन से कई बार बातचीत भी हुई तो एकदम ढंग से नहीं, बहुत मतलब गलत तरीके से हम लोगों से बातचीत किया और बहुत मुश्किल से कहीं से पता करके उसके मतलब हम लोग काम धंधा छोड़ करके भूखे प्यासे उसके पीछे खोजते तो 1.5 साल के बाद हम लोग को समस्तीपुर से बरामद हुआ है। तो हम लोग प्रशासन के पास उसको हवाले किए हैं कि किसी भी तरह से हम लोगों को न्याय मिले और जितना हमारा पैसा है वो हम लोग को रिकवर होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग पैसा बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किए थे। और हम मतलब छोटे परिवार से हम लोग आते हैं, जो 10 लाख रुपए हम लोग के लिए बहुत बड़ा रकम होता है। बहुत मुश्किल से हम लोग उसको इकट्ठा करके एक लालच दे करके हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से फंसा करके वो हम लोगों से पैसा लिया। हमारा गांव में उसका ससुराल है नजमुल हुदा का, जहां पे वो हमेशा आना जाना करता है। उससे हमारा कोई पहले से परिचय नहीं था, लेकिन आने जाने के क्रम में धीरे धीरे उससे नज़दीकी बढ़ी और हमको लालच देते गया। शुरुआत में कुछ पैसा हमने दिया तो उसका पैसा का बेसिक 25,000 का 50,000 थे। हमारा धीरे धीरे लालच बढ़ते गया और हम लोग मतलब और कहीं से पैसा कर्जा लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के इकट्ठा करके हम पैसा उसको दिए 10 लाख रुपया, जो कि वो लेकर के गबन करके भाग गया है। ये कमेटी के नाम पर पैसा लेकर लेता था और कमेटी कराता था और 1-2 महीना पैसा देता था, उसके बाद ये सारा पैसा गमन कर लेता था। और हमने 25 लाख रुपए इसको दिए हैं, जो कि 50 लाख रुपये बोला था देंगे, और एक पैसा नहीं, वही 2-3 महीना पैसा दिया, उसके बाद पैसा दिया नहीं। और 1.5 साल से जो है ये गमन है। और जब भी फ़ोन उन किए तो मोबाइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, गाली गलौज किया। 1.5 साल के बाद जाकर समस्तीपुर से इसको पकड़ कर प्रशासन के हवाले किए हैं। पैसा रिकवर? जी, पैसा रिकवर चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। आप कितना? 25 लाख रुपये दिए। बदले में 50 लाख बोला? जी। तो मिला नहीं? कितना पैसा दिया है आपको? 5 लाख रुपया। 5 लाख में? जी। बाकी फरार हो गया? फरार हो गया, 1.5 साल से फरार है। बहन की शादी में बारातियों के आवभगत के लिए दिल्ली से शराब लेकर आ रहे भाई को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक ट्रॉली बैग शराब बरामद हुई है। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से वह बुधवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरा और जांच के दौरान पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक खबरा इलाके का रहने वाला रंजन कुमार है। इसके पास से 50 से अधिक महंगे शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। मामले में जीआरपी के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि जंक्शन पर चेकिंग लगाया गया था। इस दौरान बिहार संपर्क क्रांति जंक्शन पर पहुंची। उसमें से एक युवक ट्रॉली बैग लेकर उतरा। शक के आधार पर उसके बैग की जांच पड़ताल की गई। तलाशी के दौरान उसके पास से शराब की कई बोतलें बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी बहन की शादी इसी महीने होने वाली है। इसके लिए वह शराब की स्टॉक पूरी कर रहा था ताकि शादी में आने वाले मेहमानों को पिलाई जा सके। प्रवीण कुमार ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी करके जेल जाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ बरामदगी है, किस मामले में है? ये दारू रिकवरी है। एलटीएफ बड़े पदाधिकारी के सामने ओडी पदाधिकारी यात्री को आने वाले सामान को चेक कर रहे थे। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और शॉप स्टॉल नंबर 5 के पास ये संदिग्ध अवस्था में जा रहे थे, जिसमें हमें पुलिसकर्मी को शक हुआ, जिसके आधार पर इसके टोका गया, साल मुठभेड़ करने लगा, जिसके शक और बढ़ गया। इसके बाद इसको शोषण साक्ष्य के सामने इसको जांच किया गया। जांच करने के बाद इसका विदेशी शराब बरामद की गई है। लगभग 16 लीटर कुछ ग्राम है।
क्या अरेस्टिंग भी है इसमें? हाँ, एक आदमी अरेस्टिंग है जिसका नाम रंजन कुमार। ट्रेन से आया था ये? ट्रेन से कौन से आया था? ट्रेन तो उस वक्त संपर्क लगी हुई थी, संपर्क उतरे थे। पूछताछ में क्या बताया, किस लिए शराब लाया? पूछताछ में बताया कि हम दिल्ली से ला रहे थे, घर पे अधिक दाम में बेचने के लिए लिया। बहन की शादी की भी बात होती है। अब बता रहे थे, लेकिन प्रथम दृष्टया से ये भी लगता है कि ये शराब बेचने के ही दृष्टिकोण से ले जा रहे हैं। मजदूरी बढ़ाने को लेकर बुधवार को कमर्शियल यूनियन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। मजदूरों की मांग है कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से उन्हें मजदूरी दी जाए। आज भी पुरानी मजदूरी दी जाती है, जबकि महंगाई आसमान छूने लगी है। शहर की सड़कों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ी गाड़ियों पर रोक लगाने की भी मांग मजदूरों ने की। कमर्शियल मजदूर यूनियन ने गठिया के वजन पर भी सवाल उठाया। मजदूरों ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ काम का बहिष्कार कर सांकेतिक हड़ताल भी किया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो काम का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कमर्शियल मजदूर यूनियन की ओर से ये इनको दूसरी नोटिस थी। पहली नोटिस दिया कि कोरोना होने के कबल जो आपके साथ समझौता हुआ था, तो जिस तरह हर वर्ष हर 2 साल 3 साल पर ये वार्ता करते हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो उसके अनुरूप ही हमको मजदूरी बढ़ाते हैं। लेकिन इधर जो कोरोना के बाद से इन्होंने हमारी मजदूरी पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे हालत में हमने इनको नोटिस दिया कि अगर आप मजदूरी के सवाल पर बैठक नहीं बुलाते हैं तो हम लोग 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल कर चेंबर के समक्ष आवेंगे और आपका प्रतिनिधि हमसे बात करे। हम लोगों ने नोटिस दिया, आज यहाँ आए, चेंबर के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। एक और कोरोना काल में हमारे बहुत सारे मजदूर मर भी गए। कोई आर्थिक जो सहायता की बात हुई थी, किसी फॉर्म ने कोई हमें आर्थिक सहायता नहीं दी। और उसके बाद अभी भी पूर्व के ही तौर पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। आज कोई नहीं मिला है तो आगे अब क्या कीजिए? आगे हम अपनी एक बैठक बुलाएंगे कार्यकारिणी का पूरे साथियों के साथ, और उसके बाद निर्णय लेंगे कि आज वार्ता नहीं हुई है, इसके अलावा कोई तिथि तय करके हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। टूटा हुआ है कोई गाड़ी का, जिससे जो भी ठेला जाता है वो ठेला गिरने से, उसके गठिया गिरने से इनका ही वाहन नहीं टूटा है। और ऐसे बहुत सारे श्रमिक घायल तो हो रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिष्ठान जवाबदेही नहीं ले रहा है और जाम की एक बड़ी समस्या बनी हुई। पिछले दिनों मोतीपुर अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत ने सिंधुआरी गजसिंह गांव के विनोद कुमार और पत्रकार शशिभूषण प्रसाद के साथ सरेआम मारपीट की थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बुधवार को नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराते हुए अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। एसोसिएशन के धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि विनोद कुमार के 73 डिसमल जमीन बिना रजिस्ट्री के दाखिल खारिज कर दिया गया है। इसी संबंध में जब वे अंचलाधिकारी से मिलने गए तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। मौके पर मौजूद पत्रकार शशिभूषण मारपीट का वीडियो बनाने लगे तो सीओ साहब उनके साथ भी मारपीट करने लगे। मोबाइल फ़ोन भी छीनने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मोतीपुर के सीओ साहब ने पिटाई की है और शर्ट भी फाड़ दी है। संबंधित वीडियो फुटेज भी है। तो 27 अप्रैल 2022 को मोतीपुर में हमारे एक पत्रकार हैं शशि जी, वो जब खबर कवरेज करने गए थे तो किसी ज़मीन का विवाद था, जो किसी फरियादी सीओ मोतीपुर सीओ अजीत कुमार के पास गए हुए थे और वो फरियादी को मारने पीटने लगे सीओ साहब। इसी क्रम में वहाँ जो हमारे पत्रकार हैं शशि जी, उन्होंने जाकर के इस मारपीट का जब वीडियो बनाने लगा तो सीओ वहाँ के जो मोतीपुर के सीओ हैं अजीत कुमार, वो क्या किए कि
हमारे पत्रकार शशि कुमार से ही उलझ गए और इनको मारने पीटने लगे, सट फाड़ दिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है और वीडियो भी और पत्रकार मित्रों के द्वारा बनाया गया पत्रकार शशि कुमार को पीटते हुए मोतीपुर अंचलाधिकारी का वीडियो। तो इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने मोतीपुर की सारी जो पत्रकार हैं, खासकर से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लोग हैं, हम लोगों ने आज एकजुट होकर के डीएम साहब के नज़दीक आवेदन दिए हैं कि सर आप इस पर जांच करा लीजिए और मोतीपुर सीओ पर उचित कार्रवाई हो, जिससे खासकर से पत्रकारों को सुरक्षा मिले। नहीं तो आए दिन देखा जा रहा है कि पदाधिकारी के द्वारा पत्रकार की पिटाई हो रही है। और तो इसी क्रम में हम लोग आज डीएम साहब का आवेदन दिए हैं। अब डीएम साहब से देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, लेकिन हम लोग को भरोसा है कि डीएम साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। अब मेयर राकेश कुमार पिंटू ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त यह साबित करने में लगे हुए हैं कि महापौर 3 महीने में बोर्ड की बैठक बुलाने में असफल रहे। बुधवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर राकेश कुमार पिंटू ने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि बैलखाना में पेट्रोल डीजल की चोरी पकड़ी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोर्ड और स्थायी समिति के सहमति के बिना जेम पोर्टल से उपकरण की खरीदारी कर ली गई। मेयर ने आरोप लगाया कि शहर के आम नागरिकों से लेकर व्यवसायी तक को परेशान किया जा रहा है, लेकिन एक भी काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। नाला निर्माण कार्य में शहर को नर्क बनाकर रख दिया। हर तरफ गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रेस वार्ता के दौरान राकेश कुमार सिन्हा, अब्दुल बाकी सहित कई अन्य पार्षद मौजूद थे। एक्चुअली कल हम लोग का बोर्ड का बैठक का होना था। इसके लिए हमने नगर आयुक्त महोदय को बोला कि जैसे पूर्व में जो बैठक हुई है बोर्ड का, उसका कार्रवाई लिखने के लिए कार्रवाई हमको जारी करना था। तो उसके लिए हमने उनसे सीडी और उस दिन जो वहाँ पर लिखाया था कार्रवाई, उसकी कॉपी मांगा। उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। अगर मान लीजिए इसी तरह वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो हम आगे कार्रवाई, माने जब कार्रवाई ही नहीं निकलेगा बोर्ड की बैठक का, तो बोर्ड की बैठक करने का क्या उचित है। अभी जैसे हम लोग का विकट समस्या है यहाँ पर बजट पास करना। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बजट पास हो जाए, चूँकि विगत 2 बैठक के उन्होंने कार्रवाई नहीं निकाली अभी तक ले, जबकि उनको 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई का निकाल देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। कार्रवाई का न ये सीडी दे रहे हैं, न उसका कोई कागज़ दे रहे हैं लिखने के लिए, जिस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर इस कारण से उन्होंने उनको बोला, एक पत्र लिख के दिया कि इस बैठक को 9/5 को डेट में रखा जाए। अभी 4:30 में वहाँ पर गया था आदमी लेकर के, वहाँ उससे पहले उनका जितना भी प्यून है सभी को उन्होंने भगा दिया, ऑफिस बंद करके वो चले गए। अब देखते हैं, कल उनको 10 बजे हम जा कर के फिर कार्यालय में जा कर के देंगे लेटर। बैठक स्थगित करके हम चाह रहे हैं कि सोमवार दिनांक 9 तारीख को इस बैठक को रखा जाए, ताकि जल्द से जल्द इतने दिनों के बीच में वो सीडी उपलब्ध करा देंगे तो हम कार्रवाई निकाल देंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसे हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है नगर निगम का बजट पास होना। हम चाहते हैं से जल्द बजट पास हो, ताकि जो भी कार्य रुका हुआ है शहर के विकास के लिए वो जल्द से जल्द पूरा हो। क्या कारण लगता है क्यों नहीं आपका लेटर? अब इसमें तो कारण हमको पता नहीं चल रहा है क्यों उन्होंने नहीं लिया लेटर को। उनके दरवाजे पर मैंने अपने ये लेटर को चिपकवा दिया है और एक स्पीड पोस्ट से भी भेज दिया है। कल सुबह पुनः मैं यहाँ पर 10 बजे आऊँगा, उनको दूंगा लेटर। और फिर जैसे उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेड लाइसेंस है हम लोग का अपना, उस पर हम लोग बोले कि इसको माने चूँकि 2 साल कोरोना काल में बीता है तो हमारी जनता जो भी व्यापारी वर्ग हैं वो काफ़ी त्रस्त हैं इससे। हमने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू से भी बात किया था इसके लिए, तो वो 6 तारीख को हम लोग को वहाँ बुलाए भी हैं इस संदर्भ में बात करने के लिए। जैसे वो यूज़र चार्ज हम लोग बोर्ड की बैठक में स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि यूज़र चार्ज नहीं लिया जा सकता है, चूँकि अभी ये बोझ जनता पर डालना उचित नहीं है। फिर भी वो ज़बरदस्ती हिटलर शाही रूप अपनाते हुए यूज़र चार्ज भी ले रहे हैं।
इसके लिए भी हमने उप मुख्यमंत्री जी को बोला है कि इस पर भी हमको बैठ के आपसे बात करना है, क्योंकि जनता अभी यूजर चार्ज देने के हालत में नहीं है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे 7 निश्चय योजना का टेंडर हुआ था, उसका अभी तक इन्होंने कार्यादेश नहीं जारी किया है। अगर जल्द से जल्द वो जारी कर देते कार्यादेश तो अभी काम शुरू हो गया रहता। शहर में बहुत सारे स्मार्ट सिटी की समस्या है, जगह जगह नाला खोद करके छोड़ दिया गया। आखिर उनका भुगतान का रोक तो एमडी के रूप में होने के कारण वही लगा सकते थे, वो सभी को भुगतान किए जा रहे हैं। किसी तरह हमारे संवेदक जो स्मार्ट सिटी के हैं उस पर लगाम लगाना जरूरी है। विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 1 महीने में धार्मिक न्यास संघ के जमीन की परिसीमन, संरक्षण और संवर्धन करने का आदेश डीडीसी और अंचल अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जिले में 187 छोटे बड़े मठ मंदिर की संपत्ति है, जिसमें 160 एकड़ जमीन की पैदाइश कराकर 1 महीने में सभी का सीमांकन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्ति का संरक्षण करने में सरकार जुटी हुई है। बाबा गरीबनाथ की ऐतिहासिक धरती पर जो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड रिलीजियस जो ट्रस्ट है, उसका लगभग 187 यहाँ छोटे बड़े मठ मंदिर के प्रॉपर्टी है, धर्मशाला है, जो 660 एकड़ ज़मीन है। तो हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और 1 महीना में ये सभी ज़मीन का जो खाता केसरा है, इसका पैमाइश करके और वहाँ पिलर लग करके इसका सीमांकन करने का निर्देश जो है बिहार विधान सभा के ध्यान आकर्षण उत्तर बिहार विधान मंडल के जो सत्र में जो ये सवाल उठे थे, उसी आलोक में ये सब काम हो रहे हैं। हमारे अनुमंडल अधिकारी जो हमारे डीडीसी साहब और कई अंचल अधिकारी सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई है और हमारे अधिकारी सब पूरी तन्मयता के साथ इस अभियान में जुड़े हुए हैं। और जो वर्षों का उपेक्षित था, उसमें हमारे अधिकारियों के कुशल प्रयास से ये जाना गया और ये जो सरकार की जो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड इष्ट देव की जो बड़ी संपत्ति है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय आदेश के आलोक में इसका संरक्षण संवर्धन करना जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस दिशा में हमारे सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं। इसके लिए सभी सरकारी अधिकारियों को हम अपने तरफ से और सरकार के तरफ से उन्हें हम धन्यवाद देना। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रबंधन की ओर से किए जा रहे कार्य को अनियमितता बताते हुए हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। संगठन के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने कहा कि मंदिर प्रबंधन समिति ने लूट मचा रखी है। मंदिर परिसर स्थित पुस्तक केंद्र और नैवेद्यम प्रसाद विक्रय केंद्र को तोड़कर एक बैंक की शाखा खोली जा रही है। सनातन हिंदू वाहिनी की ओर से मंदिर प्रबंधन समिति पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं बुधवार को जिले में पहुंचे कानून मंत्री सह गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने सनातन हिंदू वाहिनी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर कहा कि भारत के सभी बड़े शिवालयों में इसी प्रकार की व्यवस्था पहले से चल रही है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी यह व्यवस्था शुरू की जा रही है, जो कि एक अच्छी पहल है। मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक गरीबनाथ मंदिर में प्रबंधन के द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही है, आर्थिक घोटाले किए जा रहे हैं, मनमाने ढंग से वहाँ बैंक खोला जा रहा है, इन सब विषयों को लेकर के हमने माननीय धार्मिक न्यास बोर्ड पटना के अध्यक्ष महोदय को मैंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने 5 अनियमितताओं को दर्शाया है। सबसे बड़ी अनियमितता हमने दर्शाया है कि वहाँ मंदिर में तोड़फोड़ कर और बैंक की शाखा स्थापित की जा रही है, जबकि वहाँ स्थान नहीं है। दूसरा कि वहाँ
जो आर्थिक अनियमितताएं होती है उसकी जांच की जाए। जैसे जो लॉकडाउन के 2 वर्ष रहे उसमें श्रावणी मेला नहीं लगा और कोई भी स्मारिका वहाँ से नहीं निकली जो प्रत्येक वर्ष निकलती थी, और 1 लाख रुपया वहाँ के कोषाध्यक्ष की मेल जोल से और सचिव के मेल से निकाल कर और एक प्रकाशन को, स्थानीय प्रकाशन को दे दिया गया, मगर आज तक वो स्मारिका नहीं निकली है। तीसरी अनियमितताएँ हैं कि वहाँ जो बहुमूल्य सामान भक्तों का पूजा के दौरान छूट जाता है उसे न्यासी अपने घर पे ले जाते हैं और करोड़ों रुपए का अब तक सामान ले गए हैं। चौथी अनियमितताएँ उनकी है कि वो मनमाने ढंग से रेट बढ़ाते हैं संस्कारों का, उसको कंट्रोल किया जाए। और पांचवी अनियमितता है कि अब तक उन्होंने अनेक संस्थाओं के स्थापना के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया है। जैसे यहाँ ब्रह्मपुरा में वो हृदय रोग हॉस्पिटल खुलवाने वाले थे और उसमें घोटाला किया गया, लेकिन आज तक नहीं खुला। ये हाजीपुर रोड में वो महिला विद्यापीठ बालिकाओं के लिए खोलने वाले थे, उसमें वारा न्यारा किया गया न्यास के पैसे का। इन सबों की जांच के लिए माननीय अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि अगले महीने वो निरीक्षक, अगले सप्ताह वो निरीक्षक को भेजेंगे और जांच के बाद अगर वहाँ पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना 10 दिनों के बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय में गरीबनाथ मंदिर के प्रबंधन के खिलाफ में जनहित याचिका दायर करूँगा और आंदोलन भी करूँगा। ऐसा कोई लिखित हमारे पास अभी कागज़ नहीं आया है। अगर ऐसा लिखित कोई हमको पूजा वगैरह का फीस काफ़ी बढ़ा दिया, फीस जो बढ़ा है उसमें भी हमने कहा था कि अगर कोई गरीब आदमी कागज़ पर लिख के देगा कि मैं गरीब हूँ, फीस देने में असमर्थ हूँ, तो उसका फीस फ्री भी होगा। पूजा करने में भी बात समझिए, पूजा के लिए ये जो है सोमनाथ के मंदिर जाइए, चाहे महाकाल चाहिए, चाहे बगल में झारखंड में बाबा देवघर जाइए, तो ये जो एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम के तहत ये काम हो रहे हैं कि हर चीज़ के अलग अलग एक बनाया गया है। अगर इस व्यवस्था में आपको अड़चन है तो आप इसको हमको लिख के कोई देंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड है, ये बोर्ड है, उस बोर्ड के स्तर पर उसके 10 लोग की कमेटी है, वो कमेटी में इस विषय को हम रखेंगे। हमारे जो अध्यक्ष हैं उस पर जो विधि संगत कार्रवाई होगा करेंगे। अब कमेटी में जो लोग वही रह गए, वही नहीं हटे, तो ये तो कमेटी जो बनता है वो प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा नामित व्यक्ति जो लिए जाते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनके बीच में कोई क्रिमिनल अगर उसमें हो गया हो, जिस पर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, अगर वैसा व्यक्ति अगर हो गया है तो उसको नहीं रखना है। बुधवार को सरियागंज सिकंदरपुर रोड स्थित राम जानकी मंदिर में श्री राम जानकी, मां दुर्गा और श्री राधे कृष्ण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 101 महिलाओं ने सीढ़ी घाट से मंत्र उच्चारण के बाद जलबोझी कर नगर भ्रमण करते हुए यज्ञस्थल पहुंची, जहां कलश को स्थापित किया। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। गुरुवार को पुष्पाधिवास, फलाधिवास, वस्त्राधिवास और शुक्रवार को अचल प्राण प्रतिष्ठा एवं महाप्रसाद का वितरण, साथ ही शनिवार को रामधुन, अष्टयाम और रात्रि में हनुमान आराधना का आयोजन किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर में बढ़ती चमकी बुखार के मामले को लेकर इससे निपटने की तैयारी तेज हो गई है। जन जागरण के लिए बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। विभिन्न प्रखंडों में 20 जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया है, जो प्रखंडों में जाकर चमकी बुखार से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत अगले 2 महीनों तक जिले के सभी चमकी बुखार से प्रभावित पंचायतों में 200 से अधिक 3 पहिया वाहनों से प्रखंड मुख्यालय के 7 पंचायतों के लिए प्रचार प्रसार का काम होगा। इन वाहनों से कला जत्था की टीम गांव में घूमकर लोगों के बीच चमकी बुखार के बच्चों को बचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का मंचन करेगी। चमकी बुखार को लेकर के जिला प्रशासन इस पर संकल्पित है कि हम लोगों को यथासंभव इस बीमारी से बच्चों को ग्रसित नहीं होने देना है और इसको लेकर के जन जागरूकता का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हर एक पंचायत में हमारे पदाधिकारी लगातार जा रहे हैं और प्रचार प्रसार के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पैम्फलेट बंटवाए हैं, गाँव में चौपाल लगाया जा रहा है और हर एक माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो और बच्चों को गर्मी में बाहर न निकलने दिया जाए, कच्चे फलों को खाने से रोका जाए, ताकि इस तरह की जो चमकी बुखार के लिए जो मुजफ्फरपुर में हर साल ये बात आती है उससे रोकथाम हो सके। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 350 से भी अधिक लोकेशन पर वीडियो वैन आज रवाना किया है, जिसमें वीडियो फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर एक वीडियो वैन शाम के समय में ये कार्यरत रहेगा और इसको आज हम लोगों ने झंडी दिखाई है। ये इस बार पहली बार ये प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो जाए। हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को और डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से भी जागरूकता का क्या स्टेटस है, क्या लेवल है पंचायतों में, इसकी भी हम लोगों ने जांच कराई है। तो उसमें काफ़ी बेहतर हम लोगों को सकारात्मक परिणाम मिले हैं और लगभग सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। दूसरी ओर हम लोगों ने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के भी सभी लोगों को ट्रेन किया हुआ है और यदि किसी भी तरह से कोई केस आता भी है तो तुरंत उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, इसको सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। और अभी तक जो देखने में आया है कि यदि कोई बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित भी हुए हैं तो तत्काल उसका रेफरल हुआ है, तत्काल उसको कंट्रोल किया गया और उसको ठीक करके भेजा गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से हम लोग इस वर्ष चमकी बुखार को कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष कितने केसेस आए हैं एईएस के? आप देखिए, अब तक कुल 25 केसेस आए हैं, जिसमें 14 केस मुजफ्फरपुर से हैं और ये एक बताता है कि हम लोगों का रेफरल सिस्टम और हम लोगों का सिस्टम कितना बेहतर हो गया है कि छोटा सा भी केस यदि आता है तो तुरंत उसको हम लोग को जानकारी मिलती है, उसको तुरंत रेफ़र किया जाता है, तुरंत उसकी प्राथमिक चिकित्सा कराई जा रही है और ठीक करके भेजा जा रहा है। सर, गांव को भी गोद लिया गया है वहाँ पे जागरूकता की? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ऐसा शुरू में भी बताया कि गाँव में, पंचायतों में लोगों को भेजा जा रहा है, तमाम पदाधिकारी जा रहे हैं और इस चीज़ की जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण स्तर के कर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं पंचायत स्तर के, उनके माध्यम से भी लगातार किया जा रहा है और हम लोगों ने स्वयं भी जाकर विभिन्न पंचायतों में देखा है तो इसके काफ़ी सकारात्मक और बेहतर परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की ओर से आगामी 12 मई को आयोजित होने वाले सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव को सफल बनाने को लेकर बुधवार को साहू पोखर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में अखंड भारत पुरोहित महासभा की बैठक की गई। बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के द्वारा आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार को सफल बनाने में अखंड भारत पुरोहित महासभा पूरी तरह से सहयोग करेगा। मौके पर महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक, सचिव संजय तिवारी सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। जी बताइए, क्या कुछ किया गया? आज अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 और 12 मई को चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव होना सुनिश्चित किया गया है। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, महासभा के द्वारा यह बैठक किया गया है और सभी सनातनी से हम लोग आग्रह करेंगे कि वहाँ तन मन से सहयोग करें, क्योंकि धन तो ब्राह्मण दे नहीं पाएंगे, इसलिए तन और मन के साथ वहाँ जा कर के एकजुट होकर के उस यज्ञ में अपना जो है योगदान करें और सभी को एक दूसरे को जो है संस्कारित करने के लिए प्रेरित करें और आगे सभी वहाँ आकर के अपना यज्ञ समझ करके उसमें शामिल हों। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन।
2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।